हेलो। वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्वों का अभाव था। समान न्याय व्यवस्था का अभाव था। राष्ट्रीय एकता में कमी का अर्थ है उस अनुभूति का अभाव जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान लक्ष्य एवं समान सरोकार से जोड़े। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई ऐसे तत्व उभरे जिससे यह कमी दूर होती गई एवं भारत एक संपूर्ण संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा। और यही राष्ट्रवाद है एवं इसी राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का परिणाम था। ब्रिटिश शासन ने जो परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किए थे उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता के सभी वर्गों का शोषण हुआ था, जिससे जनता के बीच असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने डाक और तार व्यवस्था, रेल, छापेखाने, समरूप प्रशासनिक व्यवस्था आदि का विकास किया। यद्यपि इनका विकास एक सुचारू प्रशासन चलाने की दृष्टि से किया गया था, तथापि इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था, जिसे निम्नलिखित वर्गों में बांटकर अध्ययन प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला कारण क्या था? इसका जो राजनीतिक कारण है ना, राष्ट्रवाद के उदय के राजनीतिक कारण क्या क्या थे उसके बारे में पढ़ेंगे। कि भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में विभिन्न कारणों का योगदान रहा, परंतु सभी किसी न किसी रूप में ब्रिटेन सरकार की प्रशासनिक नीतियों से ही संबंधित थे। ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों से संबंधित थे और ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। और सन में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। इस घटना ने कुछ हद तक भारत को एक राष्ट्रीयता की लहर आई, जिसको कुचलने के लिए सरकार ने कई दमन चक्र चलाए। सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। वर्नाकुलर एक्ट पारित कर और इस वर्नाकुलर एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया। तो 1878 में क्या हुआ था? एक वर्नाकुलर एक्ट आया था और ये किसने लाया था? तत्कालीन वायसराय जो था, उस टाइम का जो वायसराय था लॉर्ड लिटन, उसने लाया था। और इसका काम क्या था? कि प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाना। उसी तरह उसके जस्ट एक साल बाद ही 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो आर्म्स एक्ट कब आया? 1879 में। और इसमें क्या हुआ कि भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उसके कुछ सालों बाद सन 1883 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ और इसका पारित होना भी राष्ट्र को बल दिया कि इस बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था और उसके विशेषाधिकार को समाप्त करना था जो यूरोप के निवासियों को अभी तक प्राप्त था, जिसके अंतर्गत उनके मुकदमे सिर्फ यूरोपीय जज ही सुन सकता था। यूरोपीय जनता ने इसका विरोध किया और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। इसी तरह सन 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। तो कलकत्ता जो कॉरपोरेशन एक्ट था वो किसने पारित किया? लॉर्ड कर्जन ने। और कब? 1899 में। इस एक्ट में क्या था कि जिससे नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर तर्क देते हुए कर दिया कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। इससे भारतीयों में काफी रोष पैदा हुआ और राष्ट्रवादी भावना क्या बलवती हुई। आगे चलकर 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा और 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए तथा 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया। तो 1911 में क्या होता है कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसी को 1911 में क्या हुआ? रद्द कर दिया गया। और क्या किया गया कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया और जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। उसी तरह 1907 में भी एक एक्ट आया था, वो क्या आया था? देशद्रोही सभा एक्ट। इसमें क्या था कि कोई भी कहीं पे भी सभा नहीं कर सकता है। उसी तरह 1910 में एक इंडियन प्रेस एक्ट है जिसमें क्या है कि उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित किया जाएगा। डलहौजी की संरचनात्मक योजना के अंतर्गत भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई और इन सब के द्वारा संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के बीच की दूरियां जो है घटने लगी। स्थानीयता समाप्त हुई और एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ा, एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा और राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। तो डलहौजी का क्या था कि कुछ ऐसे काम थे जैसे संरचनात्मक योजना में भारत को रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, परिवहन ये सब सुविधा मिला था।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे प्रजातंत्र एवं आधुनिक प्रगति की जानकारी मिली। मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राजक्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी मिली। लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचार से भारतीय क्या है प्रभावित हुए और अब ये अपने उत्तरदायित्व एवं नवीन कानून से अवगत होकर अधिकार की बात करने लगे। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा नीति का भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद के उदय में इंपॉर्टेंस था। उससे क्या हुआ कि जो विदेशों में मानवतावाद, व्यक्तिवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, फ्रांस की राजक्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये सब के बारे में भारतीयों को पढ़ने को मिला और ये जो था उसके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व और नवीन कानूनों का कैसे उसके अवगत होकर अधिकार की बात करना है, इसके बारे में उसको मिला, क्योंकि उसमें लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और रूसो ये सब के विचार को भी भारतीयों को पढ़ने को मिला। अब आर्थिक कारण क्या था कि भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को काफी धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों एवं अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। अंग्रेजों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। स्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था और जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे, जितना कि इन्हें सरकार को देना होता था। और जब भी किसान जमींदार या महाराजों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे, तब सरकार नकदी फसलों, नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही अपने मनमानी कीमतों पर करती थी। इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करती थी। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर कामगारों को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अंग्रेज ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे, जबकि इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े की भारत में बिक्री पर किसी भी प्रकार का कर या प्रतिबंध नहीं था। तो क्या था कि इंग्लैंड में जो मशीन से बने कपड़े भारत में बिक्री करता था, उसमें किसी भी प्रकार का कर नहीं था, लेकिन जो भारत में बने कपड़े निर्यात किए जाते थे, उस पर बहुत तरह के टैक्सेस और प्रतिबंध लगाया दिया गया। तो इससे क्या कि भारत के कपड़ों का दाम बढ़ गया और इंग्लैंड के मशीन के बने कपड़े जो है वो सस्ते हो गए। सरकार द्वारा सन 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया और भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था और यहाँ पर कारखाने लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी, क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं था और ऐसी परिस्थिति में कामगारों को बेरोजगार होना स्वाभाविक था। कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से आपने ये देखा कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समयों पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभरकर सामने आया। जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, तब से लेकर 1857 ईस्वी के विद्रोह तक सैकड़ों विद्रोह हुए और 1857 के बाद विद्रोह की बारंबारता, जिसमें नील विद्रोह एवं पावना विद्रोह प्रमुख है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह ने इस ओर सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य को स्पष्टता एवं मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन के जरिए ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अब पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण क्या क्या थे। तो राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारण थी। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीयों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा तक नहीं करने दिया जाता था। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव जागृत हुआ। सरकारी सेवाओं में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया और सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों से भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया जाता था। तो यहाँ पे एक चित्र है, ये जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का चित्र है और ये जो प्रथम ICS थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो है इसमें सब पहला इंडियन था जिसने क्वालिफाई किया था। तो भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथों में होता था, है ना। सैद्धांतिक रूप से इस सेवा के चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे, परंतु इस सेवा में भारतीयों का चुनाव बहुत कठिन था। परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित होना कठिन था। यदि कोई भारतीय सफल हो भी गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न कर उसे पदच्युत करने में सरकार द्वारा कोशिश की जाती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने ICS क्वालिफाई तो कर लिया, पर उनके साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। अतः भारतीय शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद किया। ऐसा ही बर्ताव किया मतलब उनको जो पोस्ट मिला था और जिस पद पे थे उस पर उसको षड्यंत्र करके उसको पोस्ट से हटा दिया गया था। धार्मिक कारण, विश्व में किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की और इन महापुरुषों में राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय हैं।
इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंसन आदि जो यूरोपीय थे, विद्वान थे, उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे भारतीय के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। इन सुधारकों ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में नई चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सन 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। प्रारंभ में यह संगठन सिर्फ सुधारों की मांग करता रहा, लेकिन 1914 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, जो कि लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित किया। तो हम लोग जानते हैं कि 1885 में क्या हुआ कि कांग्रेस का गठन हुआ और 1907 में क्या हुआ था कि कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया था। पहला तो गरम दल और नरम दल। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो कांग्रेस के उग्र सदस्य थे, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, और उन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुआ। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश मतलब युद्ध में घसीट लिया था और इसके सेनाओं को इस्तेमाल कर रहा था। तब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और इसका परिणाम का भारत से अंतर संबंध क्या था। तो पहला तो है कि प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं कि क्या हुआ, किसके बीच हुआ ये सब। तो प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्षतः यूरोपीय देश की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। 1914 में प्रारंभ होने वाला यह युद्ध दो गुटों, एक फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, मित्र राष्ट्र और 1917 के बाद उसके सहयोगी बना अमेरिका और दूसरे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली केंद्रीय शक्तियों के बीच 4 वर्षों तक लड़ा गया। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व को राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और इसका वीडियो भी इस चैनल में अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसके डिटेल्स के बारे में कि वहाँ कैसे हुआ। और ये बस एक तो बहुत शॉर्ट सा समरी सा है यहाँ पे। तो भारत का अंतर संबंध क्या था, इसके क्या कारण थे? तो कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध। प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था, भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और इसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा जो है अंग्रेजों को मिल सके। तो यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ये जो है एनी बेसेंट, इतना क्लियर नहीं है, और ये नीचे जो है एक चित्र है, यह है लाला हरदयाल का चित्र है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में क्या घटनाक्रम चल रही थी कि विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन थी। इसमें भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की जिससे भारतीय राष्ट्रवाद ज्यादा परिपक्व हुआ। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूटा। रक्षा व्यय में इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ाया गया, जिससे महंगाई का दर काफी बढ़ा। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू किया और सन 1915-17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर विकास हुआ। भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब समेत उत्तरी भारत तक फैल गया, तो वही अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी को स्थापित कर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या है कि जब 1915-17 के बीच क्या हुआ, एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है बहुत कि एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था वो अलग शुरू किया था और तिलक ने जो है जो होम रूल आंदोलन शुरू किया था वो अलग शुरू किया था। लेकिन बाद में जो है 1917 में जो है दोनों ने अपना दोनों का जो है होम रूल आंदोलन को मिला लिया। यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट है कि 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। और कहाँ किया था कि अमेरिका और कनाडा में वैसे भारतीय क्रांतिकारी जो थे उन्होंने किया था और सैन फ्रांसिस्को में किया था, इम्पॉर्टेंट है। और लाला हरदयाल के साथ एक और आदमी थे जिनका नाम था सोहन सिंह भकना। तो प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई। क्या क्या घटना हुआ कि पहला कि कांग्रेस के दोनों दल, गरम और नरम दल, एक हो गए थे। तो मैंने पहले ही बताया था कि 1907 में ये सबको पता है कि सूरत स्प्लिट जो हुआ था कि दोनों दल अलग हो गए थे, लेकिन 1916 में क्या हुए थे, दोनों फिर से मिल गए।
तो जब मिल गया तो क्या हुआ कि दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ। गरम दल और नरम दल तो मिले ही, लेकिन 1906 में जब कांग्रेस से बटकर कुछ लोग मुस्लिम लीग का गठन किए थे, है ना, जो मुस्लिम लोग अलग हो गए थे, तो वो लोग भी क्या हो गए थे 1916 में ही लखनऊ पैक्ट में जो था कि वो लोग मिल गए थे। तो युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष और उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रह चंपारण, खेरा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ। और 1916 का ही टाइम पीरियड था कि जब क्या हुआ, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण हुआ और उसने 3 सफल सत्याग्रह किए थे। क्या? पहला तो चंपारण जो बिहार में ही है, और खेड़ा और अहमदाबाद जो गुजरात में है, वहाँ पे आंदोलन हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे कि महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी और फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगभग बेरोजगार होने लगे। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने मजदूरों, दस्तकारों और किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गया और भारत में होने वाला उनका आयात जो है रुक गया, जिसके कारण भारतीय उद्योग को फलने फूलने का थोड़ा समय मिला। भारतीय उद्योगपतियों का एक वर्ग इस परिस्थिति में उदित हुआ, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, फिर से स्थितियां बदल गई। पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ने लगा। भारतीय उद्योगपति सरकार से चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर सरकार भारी शुल्क लगाए ताकि उनका घरेलू उद्योग बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर ही ये प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम महायुद्ध में भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाया। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया था। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के बजाय उस पर और कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में इसका उदाहरण है रॉलेट एक्ट का 1919 का पारित होना, जिसमें किसी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। और इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और जिसमें लोगों पर पाशविक अत्याचार किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र जो दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक युग आरंभ करने का वचन दिया था। उन्होंने वचन दिया था कि हर जगह पे जनतंत्र हो और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, मतलब राष्ट्र जो चाहे वो उस पर निर्णय ले सकता है, उसका वचन दिया। लेकिन उसका क्या हुआ, उसका जस्ट ऑपोजिट हुआ। उसने क्या किया कि उल्टा और क्या लाया, भारत में रॉलेट एक्ट लाया। और रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी भारतीय को बिना किसी अदालत, है ना, का मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। और इस कानून का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जो बैसाखी का दिन था, जालियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठे हुए थे और वहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी, उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास अवश्य किया, जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो जो उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड किया था और उसके बाद जो राष्ट्रवाद का लहर उठा था, उसको कम उससे प्रभावित हो गए, मतलब उसके जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो लोग खिलाफ हो गए थे, उसको थोड़ा शांत करने के लिए 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम लाया गया था 1919 में पहली बार। और इस प्रस्ताव में क्या था कि प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया और निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य जो है चुनकर आए। केंद्र में दोनों सदन, लेजिस्लेटिव असेंबली निचले सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट उच्च सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। मगर फिर भी क्या था कि भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे और ये लोग अब स्वराज या राजनीतिक छाया मात्र से संतुष्ट नहीं होने वाले थे। अतः ये लोग निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए। प्रथम महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया और प्रथम महायुद्ध में जो ऑटोमन तुर्की, जो इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता खलीफा था, क्या हो गया, इसकी हार हो गई और उसका विलय कर दिया गया। और ऐसी अफवाहें फैली कि ऑटोमन सम्राट पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी। इससे भारतीय मुसलमानों की नाराजगी बढ़ी और उधर 1916 में लीग कांग्रेस समझौता, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, ने मुसलमानों और हिंदुओं के लिए साझी राजनीतिक जमीन पहले ही तैयार करके रख दिया था। और इस स्थिति में गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को भावी राजनीतिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों के लिए प्रतिष्ठा घटी और साम्राज्यवाद के आरंभ से ही यूरोपीय शक्ति ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का विचार दिया था। लेकिन युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया तथा अपने विरोधियों तथा उपनिवेशों में बर्बर और असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। स्वाभाविक तौर पर उपनिवेशों भारत की जनता ने दोनों पक्षों पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण 1919-47 के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की।
चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में इन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। तो क्या हुआ कि जब जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौट आए तो अपने रचनात्मक कार्यों के लिए एक आश्रम की स्थापना की, जिसे साबरमती आश्रम कहा गया, और इसकी स्थापना कहा कि अहमदाबाद में की। और गांधी जी के आने के बाद में उसमें जो 3 आंदोलन मुख्य थे, जिसमें चंपारण और खेड़ा क्या थे, कृषि आंदोलन थे। लेकिन अहमदाबाद में क्या था कि ये एक श्रमिक आंदोलन था, है ना। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी को एक प्रभावशाली राजनीति के रूप में प्रतिष्ठित किया, और कांग्रेस, होम रूल और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भी गांधी जी ने घनिष्ठ संबंध स्थापित किया, और ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीति एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड जेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया। समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधानसभा में पारित किया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ गया था कि 21 मार्च 1919 को क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम यानी कि रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि एक विशेष न्यायालय का गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता था। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था, और महात्मा गांधी सरीखे नेताओं ने इसे अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई और गिरफ्तारियां भी की गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई और कई जगहों पर आंदोलन जो है हिंसात्मक भी हो गया। विरोध की अंतिम परिणति 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड के रूप में हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के डिटेल्स में पढ़ेंगे कि विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहां का जनमानस जो था आंदोलित था। 6 अप्रैल की देशवासी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेता जो थे पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य भी थे, और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। वहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी, और बहुत से लोग घायल भी हुए। जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों को मारा गया था, और ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। तो इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया, और गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी, और जालियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि जो शंकरन नायर थे वो कौन थे? वायसराय की कार्यकारिणी सभा के मेंबर थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझसे त्याग पत्र दे दिया। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेश में भी अपने सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। इससे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्च आयोग के अधीन कर दिया गया। चूंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किए जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं था। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1919 में हुआ था, समर्थन पाकर यह आंदोलन काफी सशक्त हो गया, और नवंबर 1919 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन गए। इसे गांधी जी ने भी हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा, और खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। तो खिलाफत आंदोलनकारियों के 3 सूत्री मांग पत्र क्या क्या थे? पहला था कि तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वो इस्लाम की रक्षा कर सके। दूसरा, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन खलीफा के अधीन किया जाए। और तीसरा, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। और 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है कि 17 अक्टूबर 1919 जो है ये क्या है कि खिलाफत दिवस मनाया गया था पूरे भारत में।
इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। पहला क्या था कि खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, एवं दूसरा था पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने में सरकार की विफलता। और इन्हीं 2 मुद्दों पर विशेष रूप से इस अधिवेशन में चर्चा की गई। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई तथा स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। और इस अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए जिससे कांग्रेस के लक्ष्य प्राप्ति को बल मिला। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो 1920 में जो है 2 अधिवेशन हुआ। एक तो सितंबर में हुआ कलकत्ता में, और इसमें क्या हो गया, 2 मुद्दे जो है उठाए गए। पहला मुद्दा खिलाफत मुद्दा था, और जिसमें ब्रिटिश सरकार का क्या दृष्टिकोण था ये जानना था। और दूसरा था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष लोगों की हत्या किया गया था, तो उसमें जो उसके जो पदाधिकारी थे उसको दंडित करने में सरकार की विफलता थी। और एक और अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, कहाँ हुआ था, नागपुर में। और यहाँ पे क्या गया था, स्वशासन की जगह स्वराज का जो है लक्ष्य को प्रस्तावित किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन के प्रमुख 3 कारण थे। तो यहाँ पे देख सकते थे कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी किस तरह के वेशभूषा में थे और किस तरह के लोग थे। तो असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण क्या क्या थे। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्यों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और तीसरा था स्वराज प्राप्ति करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। प्रथम था अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधि एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, और सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, और विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना, ये सब शामिल था। ये तो पहला था। दूसरा था कि रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना ताकि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके, स्वदेशियों को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था। अब आंदोलन का आरंभ जब हुआ तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन जो अभूतपूर्व सफलता मिली थी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार जारी रहा। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़ी बड़ी बैरिस्टरों ने अपनी चलती वकालत को छोड़ आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस पर फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। गांधी जी समझ गया कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। फलतः 12 फरवरी 1922 को गांधी के निर्णय अनुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चौरी चौरा का कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922, क्योंकि 4 फरवरी और 5 फरवरी में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो यही मान होगा। और जो है असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया, तो यह 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 में ही गिरफ्तार कर 6 वर्षों के लिए कारावास की सजा दी गई। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित करने और गांधी जी की गिरफ्तारी के फलस्वरूप खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। ना ही स्वराज की प्राप्ति हुई, ना ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन की महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा और पूरे देश को एक सूत्र में पिराने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार क्या था, काफी विस्तृत था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई, परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसे मृत प्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो पहला क्या था कि साइमन कमीशन।
1919 में जो मॉन्टेग्यू एक्ट, चेम्सफोर्ड एक्ट पारित हुआ था, तो उस एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी। परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसने आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। तो इसका साइमन कमीशन का गठन कब हुआ कि नवंबर 1927 में। और ये आयोग जो था 7 सदस्यीय था, जिसके सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर हुआ। परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना था तथा भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। साइमन कमीशन को 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचने पर उसका स्वागत काले झंडे, हड़तालों और प्रदर्शनों से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ का नारे लगाए। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तत्कालिक रूप से एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। तो 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ कि साइमन कमीशन भारत पर पैर रखा। अब नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान हो। तो ये चुनौती किसने दी थी? उस टाइम का जो भारत का सचिव था लॉर्ड बिरकनहेड, उसने। तो भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया और इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की मांग की, जिससे कांग्रेस का एक वर्ग असहमत भी था। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन इससे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी अब उभर कर सामने आ गई। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इसे फैलाने में सहयोग की। अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तीसरा कारण क्या है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। मूल्यों की बेतहाशा वृद्धि हुई। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। अनेक कारखाने बंद हो गए और अनेक पूंजीपतियों की जो है हालत खराब हो गई। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा था। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ थी। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था। समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इस समय मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। कांग्रेस संगठन के अंदर ही दबाव महसूस किया जा रहा था और इस दबाव की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के उदय के रूप में हुई। इस नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। अतः वामपंथी दबाव को सम्मिलित करने हेतु आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी। चौथा कारण था कि क्रांतिकारी आंदोलन पर पांचवा कारण क्रांतिकारी आंदोलनों पर उभार। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियां एक बार फिर उभरी और अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा, जिसका नेतृत्व सूर्यसेन कर रहे थे और इनका उपनाम जो था मास्टरदा था। छठा कारण था कि पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। स्वतंत्रता घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार थे कि हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। हम स्वतंत्र होकर रहे। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है, तो प्रजा को उस सरकार को बदले देने या मिटा देने का भी अधिकार है। भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि उसका आधार भी गरीबों का रक्त शोषण पर है। अतः उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया। अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर लेनी चाहिए। जिस शासन ने हमारे देशों का इस प्रकार सर्वनाश किया है, उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है। किंतु हम ये भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथासंभव स्वेच्छापूर्ण किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे एवं सविनय अवज्ञा एवं करबंदी तक के साज सजाएंगे। गांधी का समझौतावादी रुख। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग को रखा और सरकार द्वारा इसे पूरे किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही। परंतु इरविन ने मांग को मानना तो अलग, गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया और इसी बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा था। अतः बाध्य होकर गांधी को अपना आंदोलन दांडी मार्च को आरंभ करने का निश्चय किया। तो इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है, इसको हम लोग यही पढ़ेंगे। आगे हम लोग दांडी मार्च से उसके आगे के घटनाक्रम को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।